80,000 वाइल्ड बेरीज के कर्मचारी फिलहाल पुतिन से नाराज हैं। शायद वे अकेले नहीं, क्योंकि अब रूसी लोग कैमरे पर युद्ध की आलोचना कर रहे हैं और कुछ तो पहले अपनी पहचान साबित भी कर रहे हैं। वे पुतिन से कह रहे हैं कि देश छोड़ दो और उत्तर कोरिया चले जाओ। रूस में यूक्रेनी हमले वह नुकसान कर रहे हैं जिसकी पुतिन ने कभी कल्पना नहीं की थी। रूस का रिफाइनिंग उत्पादन अब इतने कम स्तर पर है जो पुतिन के सत्ता में आने के बाद पहली बार हुआ है। 2000 के दशक की तरक्की अब खत्म होती दिख रही है और रूस फिर 90 के दशक की ओर जा रहा है। मुझे लगता है कि वह सोवियत संघ को फिर से बना रहे हैं और देश को पीछे ले जा रहे हैं। मास्को के लिए स्थिति और बिगड़ गई है क्योंकि यूक्रेन ने नए हथियार तैनात किए हैं, नए मिसाइल और ड्रोन युद्ध में आ गए हैं और रूसी युद्ध ब्लॉगर घबराए हुए हैं। रूसी हताहतों की संख्या बेकाबू हो गई है और अगर यूक्रेन नवाचार करता रहा तो हालात और बिगड़ते ही जाएंगे। मैं सेम हूं, आप देख रहे हैं बिजनेस बेसिक्स। चलिए बात करते हैं। अब मैं आपको वाइल्ड बेरी के कर्मचारियों को दिखाऊंगा जो पुतिन के कारण नौकरियां खो रहे हैं। पहले पुतिन के काफिले की क्लिप दिखानी है जिसमें वे मोर्चे पर सामान ले जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूक्रेन के ऑपरेशन लॉकडाउन के तहत ये मना है। चलिए क्लिप देखते हैं। जैसा आप जानते हैं ऑपरेशन लॉकडाउन के कारण हाईवे अब मौत का हाईवे बन गया है। अब हम देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यूक्रेनी ड्रोन से बचने के लिए रूस ने 3 एयर डिफेंस वाहन भेजे। काले घिरे एयर डिफेंस वाहन हैं, आप देख सकते हैं, एक आगे, एक बीच में और एक आखिर में है। इन 3 एयर डिफेंस वाहनों के साथ रूस ने 3 फ्यूल ट्रक भेजे हैं जिन्हें आप लाल रंग में देख सकते हैं। दुर्भाग्य से एयर डिफेंस भेजना बेकार था क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। यही मेरा मतलब था। ऐसा लगा कि एयर डिफेंस ट्रक बस तमाशा देख रही थी और वह सिर्फ नज़ारे का आनंद ले रहा था। उसने कुछ नहीं किया। मुझे यकीन है बाकी सब भाग रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। ये दूसरा है, सफलता दर अच्छी नहीं। अब जब रूस के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था, एक और ईंधन काफिला ठीक उसके तुरंत बाद उसी सड़क से आया और जो कुछ हुआ था उसके बाद का पूरा मंजर कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। रूसी ड्राइवर पूरी घटना पर कमेंट्री कर रहा था, इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस सुनिए और देखिए। मेलेटोपोल जाने वाली सड़क। अब हमें मोबाइल फायर ग्रुप के साथ ही यात्रा करनी होती है। इस तरह से ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा सुरक्षित। तो अब हम यहां तक आ पहुंचे हैं। अब हमें देखो, 2026 एक मोबाइल फायर ग्रुप की सुरक्षा में कीमत। आजकल हमारे छोटे काम के सफर ऐसे ही होते हैं। उन्होंने एक को जला दिया, वहां हमला हुआ था, वो जल रहा है। ये रहा एक और, आज ये जल गया, वो अभी भी वहां धुआं उठ रहा है। वो एक सैन्य उड़ाल ट्रक है और दूर उन्होंने एक और जला दिया। कुछ जल रहा है, कोई वाहन भी है, कोई उपकरण भी है। नमस्ते डोनेट्स्क। डोनेट्स्क स्टारोबेचेवी हाईवे, वहां एक और है। उन्होंने आज इस ईंधन ट्रक को जला दिया। मैं इन्हें मध्यम दूरी के हमले कहूंगा, या शायद और लोग भी यही कहते हैं। यूक्रेन इन्हें रूस की सप्लाई लाइनों को निशाना बनाने में इस्तेमाल कर रहा है ताकि फ्रंट लाइन टुकड़ियों और कब्जे वाले इलाकों तक सामान पहुंचाना मुश्किल हो। लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि यूक्रेन ने रूस में लंबी दूरी के हमले रोक दी है। वे जारी हैं और इसी कारण 80,000 मजदूर पुतिन से नाराज है। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस में 80,000 मजदूर काम करते हैं। हाल के हमले देखकर आपको सब समझ आ जाएगा। कल सुबह यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग के एक और वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर हमला किया। अर्थशास्त्री मानते हैं कि अभियान जारी रहा तो रूसी अर्थव्यवस्था संकट में आ सकती है। हमारे पास स्ट्राइक की लाइव फुटेज है और एक चेतावनी है जो मुझे ये फुटेज दिखाने से पहले कहनी है। ये शायद आखिरी फुटेज हो सकती है जो हमें इन वाइल्ड बेरी वेयरहाउस से मिल रही है जो जल रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने एक नई नीति लागू कर दी है। अब कंपनी कर्मचारियों को काम के दौरान फोन रखने से मना कर रही है। मेरा अंदाजा है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि ऐसी फुटेज बाहर आए। तो देखिए, आनंद लीजिए। चिकागो। और जाहिर है ये रहा हमारा बिंगो कार्ड। आप देख सकते हैं कि ये सुविधा अपने आकार के हिसाब से टॉप 10 वाइल्ड बेरीज सुविधाओं में थी।
ये यहाँ लेनिनग्राद क्षेत्र में नंबर 6 थी। और जाहिर है रूस के बारे में एक छोटी सी बात, सेंट पीटर्सबर्ग को पहले लेनिनग्राद कहा जाता था। वो शहर है, लेकिन खुद क्षेत्र जैसे राज्य का इलाका उसे भी लेनिनग्राद कहा जाता है। और ये वेयर हाउस सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास था। इसका आकार लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर था। ये लगभग 20 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, ताकि आप कल्पना कर सके। और इसके अलावा इस वेयरहाउस का सबसे नया हिस्सा मार्च 2026 में ही बनकर तैयार हुआ था, तो बस कुछ महीने पहले ही। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। और याद रखिए, ये अमेज़ॉन जैसे हैं, ये मूल रूप से रूस का अमेज़ॉन है। इसका मतलब कंपनी ने वेयरहाउस में काफ़ी पैसा लगाया था और उम्मीद थी कि 20, 25 या 30 साल में ये पैसा वापस मिल जाएगा। मुझे सही समय नहीं पता, लेकिन उन्होंने आगे चलकर मुनाफा कमाने की उम्मीद में इसमें बहुत पैसा लगाया था। और अब जब वेयरहाउस नष्ट हो गया है, तो मेरा अनुमान है कि वे इसे घाटे के रूप में गिनेंगे। तो ये किसी भी तरह से अच्छी खबर नहीं है। स्ट्राइक के बाद लगी आग को देखिए। हाँ, वहाँ आखिरकार जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफिक है जिसमें वाइल्डबेरी वेयरहाउस पर हुए कुल 13 हमलों को दिखाया गया है। और ऊपर बाईं ओर आप वो हमला देख सकते हैं जो हमने अभी देखा था। वो क्रास्नीबोर था। खैर, उस हमले ने 7,500 लोगों को प्रभावित किया। ये वे लोग थे जो उनके वेयरहाउस में काम करते थे। अब ये तो सिर्फ एक सुविधा है। अगर हम थोड़ा और बाहर से देखें, हम देख सकते हैं कि 13 सुविधाएं नष्ट हो चुकी है। और अगर हम इन सभी जगहों पर काम करने वाले सभी लोगों को जोड़े तो यह 82,000 लोग हैं जो शायद अपनी नौकरी से बाहर हो गए हैं। और निश्चित रूप से यह किसी भी नेता के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब निष्पक्ष रहने के लिए बिंगो कार्ड पर लौटते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इन सुविधाओं में से लगभग 3 पर हमला हुआ था, लेकिन वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, सिर्फ क्षतिग्रस्त हुई हैं। अगर हम सिर्फ वाइल्डबेरीज वेयरहाउस के कर्मचारियों को देखें तो 80,000 का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ वेयरहाउस में काम करने वाले कर्मचारी ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ऐसे विक्रेता भी हैं जो पहले इन प्लेटफॉर्म्स पर रूस के अमेज़न पर सामान बेचते थे। वे भी अब प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वेयरहाउस काम नहीं कर रहे हैं। लोग कुछ ऑर्डर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें वो नहीं मिलता तो कंपनी वाइल्डबेरीज को पैसे नहीं मिलेंगे। और इसका मतलब है कि वाइल्डबेरीज पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं को भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब इन हमलों की वजह से रूसी समाज का एक बड़ा हिस्सा नाराज है, जिनमें वे विक्रेता भी शामिल हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। और निश्चित रूप से रूसी प्रचारक भी, जो चाहते हैं कि रूस ये युद्ध जीते। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि चीजें योजना के मुताबिक चल रही हैं। अब उन प्रचारकों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको वाइल्डबेरीज के एक विक्रेता का यह क्लिप दिखाना चाहता हूं, जो बता रहा है कि उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ रहा है, लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है इसकी वजह से। सुनिए। आज हमारे पास क्या है? एक और गोदाम। मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। हम वाइल्डबेरीज की वजह से डूब रहे हैं। हम अब अपने नुकसान नहीं गिनते। हाँ, हम डूब रहे हैं। हमने कब का अपने नुकसान गिनना छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता हम इससे उबर पाएंगे या नहीं। हम तो पहले ही सबसे नीचे पहुंच चुके हैं। या तो सब बंद होगा या कुछ बदलेगा। बस अभी तक पता नहीं है। पुनर्गठन, कुछ न कुछ पुनर्गठित करना होगा। मुझे अभी तक पता नहीं है कि यह सब कैसे होगा। देखेंगे, समय बताएगा। दोस्तों, सबसे जरूरी है अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना। अपना ख्याल रखो, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाएं फिर से नहीं बनती, और यही है आपकी सेहत। हाँ, ऐसी स्थिति में अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ हमारे पास पूरा आकलन है कि ये हमले रूसी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये बताना जरूरी है कि ये अनुमान रूसी स्रोतों से आ रहे हैं। ध्यान रखें, यूक्रेनियन अपनी जिंदगी और जमीन के लिए रूस से लड़ रहे हैं, इसलिए वे चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और आमतौर पर अनुमानों के ऊपरी स्तर की ओर झुकते हैं। यह समझ में आता है। अगर मैं अपने देश की रक्षा करता तो यही करता, लेकिन रूसियों के पास संकट बढ़ा चढ़ाकर बताने की वजह नहीं है। खासकर वे जो रूस में रहते हैं, उनके पास संकट को कम बताने का कारण है, क्योंकि पुतिन आलोचकों को जेल में डालते हैं। अगर वे जेल से बचना चाहते हैं तो सम्मानजनक ढंग से आलोचना करना चाहेंगे। यही रूसी विश्लेषक कह रहे हैं। देखिए, सरकारी समर्थन न मिलने पर वाइल्डबेरीज टिक नहीं पाएगी। गोदामों पर हमलों ने कंपनी को बर्बादी के करीब पहुंचा दिया है। गोदामों के नुकसान से वाइल्डबेरीज को 100 अरब रूबल से ज्यादा, यानी करीब 1 अरब डॉलर का सीधा नुकसान हो सकता है। सबसे बुरी स्थिति में यह नुकसान 200 अरब रूबल तक पहुंच सकते हैं। ये 2.5 अरब डॉलर है। रूसियों के लिए डॉलर में बताई गई रकम खास मायने नहीं रखती, क्योंकि वे रूबल में कमाते खर्च करते हैं। पुतिन भी इनमें शामिल है। हालांकि तेल डॉलर में बिकता है। मैं इसे एक नजरिए से समझाता हूँ। रूसी सरकार का बजट युद्ध शुरू होने पर करीब 25 ट्रिलियन डॉलर था। 200 अरब डॉलर उस बजट का लगभग 1% है। सिर्फ एक कंपनी के 13 गोदामों को हुए नुकसान से
रूसी बजट के 1% पर असर पड़ सकता है, जो काफी बड़ा है। अब रूसी सरकार के पास पैसे की कमी है, इसलिए वह कंपनी की मदद शायद नहीं करेगी। फिर भी इस रिपोर्ट को जारी रखते हैं। खोए माल से विक्रेताओं को सैकड़ों अरब रूबल का नुकसान हुआ है। 18 और 22 जुलाई के पहले हमलों के बाद अनुमान था कि यह 250 अरब रूबल है। तब से हमले की चपेट में आए गोदामों का क्षेत्रफल लगभग दोगुना हो गया है। दोनों स्रोत मानते हैं कि अधिकारी कंपनी को गिरने या दिवालिया नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान होगा। साथ ही वाइल्ड बेरीज की क्रेमलिन व मॉस्को में मजबूत लॉबिंग है। हालांकि कंपनी को बचाना महंगा होगा और उसे खुद को फिर से स्थापित करने के लिए कम से कम कर्ज दोगुना करना पड़ेगा। वाइल्ड बेरी पहले ही भारी कर्ज में है। 2025 के अंत में कंपनी का कर्ज 1.3 ट्रिलियन रूबल से ज्यादा था। ये रूसी बैंकों के लिए भी समस्या है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, क्योंकि बैंकों ने इन कंपनियों को बहुत सारा पैसा उधार दिया है जो अब मुश्किल में है। और इसका मतलब है कि अगर ये दिवालिया हो जाती है तो बैंकों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। मुझे यकीन है आप जानते हैं, अगर आप बैंक के $1 मिलियन के कर्जदार हैं तो वो आपकी समस्या है। अगर आप बैंक के अरब डॉलर के कर्जदार हैं तो ये बैंक की समस्या है। रूस के बड़े सरकारी बैंकों ने इस कंपनी को दर्जनों अरब डॉलर उधार दिए। इसका मतलब अब ये कंपनी रूसी सरकारी बैंकों की समस्या है। इसका मतलब है कि ये रूस की अर्थव्यवस्था की समस्या है। हालांकि इन सब के बावजूद मेरी विनम्र राय में मुझे नहीं लगता कि पुतिन की सरकार उनकी बहुत मदद करने वाली है, और आप वीडियो में आगे इसका कारण साफ देखेंगे। अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है और रूस से मिल रहे आर्थिक आंकड़े हालात की खराबी दिखाते हैं। इससे पहले मैं दिखाता हूं कि रूसी प्रचारक इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि याद रखिए ये प्रचारक बहुत ज्यादा युद्ध समर्थक लोग हैं। जब पुतिन ने 2022 में अपना आक्रमण शुरू किया था तब ये जश्न मना रहे थे, और अब ये जश्न नहीं मना रहे। मैं इनके कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ। एक और, वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस यूक्रेनी हमले के बाद जल गया। रूसी युद्ध ब्लॉगर्स वायु रक्षा की विफलता से और नाराज हो रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास एक युद्ध ब्लॉगर हैं जिनका नाम है कॉम्बैट रिजर्व। वो बहुत गुस्से में हैं। कमांडरों और अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी लेने की इच्छा की कमी की ओर इशारा कर रहे हैं। ये युद्ध ब्लॉगर कहते हैं कि इस क्षेत्र की बेबसी, नौकरशाही और जिम्मेदारी लेने में असमर्थता में फंसी हुई है। क्षेत्र के गवर्नर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कानूनों से बंधे हुए हैं जो उन्हें निजी व्यक्तियों के हाथों में हथियार देने से रोकते हैं। आप सोच सकते हैं कि पुतिन नहीं चाहते कि आम रूसियों के पास हथियार हो। शायद यही किसी तानाशाह के लिए सबसे खतरनाक चीज है। इसलिए वे गोदामों को जलने देना बेहतर समझते हैं, बजाय उन आम रूसियों को हथियार देने के जो उसके शुरू किए गए आक्रमण से नाखुश हैं। फिर भी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और युद्ध ब्लॉगर वेटरन्स नोट्स हैं जिनके और कमेंट्स हैं। उन्होंने इस समस्या के लिए सुझाव भी दिए और अच्छा विश्लेषण किया है। उनका विश्लेषण अच्छा है, यही बताना चाहता हूँ। कल रात एक बड़ा हमला हुआ था। बेलगोरोड क्षेत्र में कई ड्रोन मार गिराए गए। हालांकि जब बाकी बचे ड्रोन बेलगोरोड क्षेत्र को पार कर लेते हैं तो वे लगभग बिना किसी बड़े नुकसान के अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाते हैं। इस तरह दुश्मन 300 में से करीब 250 ड्रोन खो देता है। बाकी 50 अपने लक्ष्य तक पहुंचकर नुकसान करते हैं। कभी कभी एक ड्रोन ही पूरे उद्यम या तेल रिफाइनरी को नष्ट कर सकता है। इसलिए समाधान स्पष्ट है। सबसे पहले सीमा क्षेत्रों में क्षेत्रीय रक्षा इकाइयों TOD की संख्या में काफी वृद्धि करना आवश्यक है। दुश्मन के हमलावर ड्रोन अक्सर इन्हीं सीमा क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। हर क्षेत्र में स्वयंसेवी एंटी एयरक्राफ्ट इकाइयां व TOD बनाना जरूरी है, जो रक्षा मंत्रालय का हिस्सा नहीं है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि वे क्या कहते हैं। ये रक्षा मंत्रालय का हिस्सा क्यों नहीं है, और फिर हम इस पर बात कर सकते हैं। लोगों के विश्वास के दुरुपयोग के कारण अब रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर भरोसा नहीं रह गया कि वे सच में TOD में ही शामिल हो रहे हैं, न कि किसी असॉल्ट यूनिट में। और निश्चित रूप से ये रूस की पुरानी आदत है। वे फ्रंट लाइन के लिए तोप का चारा मिल जाता है और दावा करते हैं कि आप रूसी सेना के साथ अनुबंध कर सकते हैं। आपको ये सारे बोनस मिल सकते हैं जो वे दे रहे हैं, और आपको तो फ्रंट लाइन पर भी नहीं जाना पड़ेगा। आपको बस पर्दे के पीछे काम करना है। शायद आपको किसी नजदीकी शहर में काम करना पड़े, बस सप्लाई पर काम करना है। ये वे वादे हैं जो वे आपसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले करते हैं। और आप, यानी अगर आप एक रूसी हैं जो यह देख रहे हैं, और फिर जैसे ही आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं आपको बहुत कम प्रशिक्षण दिया जाता है और सीधे फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता है। और अंदाजा लगाइए, अब लोगों को ये कहानियां पता चल रही हैं। और यही वजह है कि हमारे पास एक रूसी युद्ध ब्लॉगर है जो बहुत सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि देखिए, अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें जनता इन ड्रोन को गिराने में मदद करे तो हमें यह सिस्टम रक्षा मंत्रालय से अलग बनाना होगा, क्योंकि अब रूसी लोग रक्षा मंत्रालय पर भरोसा नहीं करते। यह काफी कुछ बताता है कि यह आदमी मदद करने की कोशिश कर रहा है।
और जाहिर है मेरा अंदाजा है कि वो अब युद्ध समर्थक है, क्योंकि वो मदद करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तक कि उसे भी एहसास है कि रूसी रक्षा मंत्रालय अपनी ही जनता से झूठ बोलने की आदत रखता है। अब ये सारी झूठी बातें ही असल वजह है कि रूसी लोग थक चुके हैं और उनमें से कुछ इतने थक चुके हैं कि वे सार्वजनिक रूप से पुतिन को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि देश छोड़ दो, उत्तर कोरिया में जाकर रहो। तो मैं आप लोगों को यह क्लिप दिखाना चाहता हूँ। यह वाकई में एक शानदार क्लिप है, लेकिन क्लिप दिखाने से पहले मैं आपको जल्दी से एक चेतावनी देना चाहता हूँ। मुझे पता है पिछली बार जब हमने एक क्लिप दिखाई थी जिसमें बहुत सारे एफ शब्द थे और हमने उन्हें बीप कर दिया था, लेकिन आप लोग बीप करने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस बार हम उसे बीप नहीं करेंगे। अगर कमरे में बच्चे हैं या आप एफ शब्द नहीं सुनना चाहते तो अगली क्लिप स्किप करें। ये एक गुस्से में रूसी आदमी है, तो उम्मीद है कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि वह कितने एफ शब्द बोलने वाला है। और अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी मदद करें। यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को पसंद नहीं करता। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करें तो एल्गोरिदम समझता है कि वीडियो अच्छा है और ज्यादा लोगों को दिखाता है। अब वो क्लिप देखिए। तुमसे बात कर रहा हूं क्रेमलिन के हरामखोरों। हम तुमसे तंग आ चुके हैं कि तुम यूक्रेनियन और रूसी लोगों को आतंकित कर रहे हो। अब तक तुमने हर कुत्ते को नाराज कर दिया है कमबख्त। मैजार के दूरमार हमले यहां समारा में आ गिरे हैं। हमारे गोदाम, तेल डिपो और बाकी सब जल रहे हैं। सब कुछ जल रहा है और फट रहा है। भगवान के लिए यूक्रेन और रूस में लोग मर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बस घिसट रही है। भगवान के लिए अपने झुके घुटनों पर जैसे वेश्यालय की लड़की। इसका अंत करो। अफगानिस्तान या उत्तर कोरिया के साथियों के पास जाओ, उनके साथ जाकर अपनी गंदी हरकतें करो। एक दूसरे को अपने पारंपरिक मूल्यों और ऐसी बाकी बकवास के बारे में बताओ। हम तुमसे नफरत करते हैं। हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। यहां से दफा हो जाओ हरामियों। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आया। अब सबसे मजेदार हिस्सा सुनना चाहोगे? ऐसी क्लिप्स सामने आने के बाद रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कुछ बहुत ही संदिग्ध किया। सिर्फ संदिग्ध ही नहीं, मैं सही शब्द नहीं सोच पा रहा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो थोड़ा मजाकिया है और तुम्हें उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। इस रिपोर्ट को देखो। रूसी आंतरिक मंत्रालय ने रूसियों को ऑनलाइन राय साझा न करने की आधिकारिक सलाह दी है। मुझे लगता है पुतिन रूसी लोगों की बातों से ज्यादा आहत हो रहे हैं। तो सोचिए क्या हुआ। अब वे बस कह रहे हैं, कृपया क्या आप अपनी असली राय बताना बंद कर सकते हैं? रूसी सरकार अब इसी स्तर पर है। दुर्भाग्य से मैं रूस में नहीं रहता तो उनकी बात मानने की जरूरत नहीं। लीजिए एक और क्लिप देखिए। हमारे पास एक और रूसी नागरिक है जो बताते हैं कि वे रूसी नागरिक हैं। वे अपना पासपोर्ट दिखाकर इसे साबित भी करते हैं और फिर वे कहते हैं कि पुतिन की सरकार रूसी जनता को बुरी तरह निराश कर चुका है और इसे बचाने का एकमात्र तरीका है यूक्रेनियनों को लाना। सुनिए। मेरा नाम मक्सिम पेट्रोविच है। मेरा नाम माक्सिम पेत्रेंको है। मैं रूसी संघ का नागरिक हूं। मैं व्लादिवोस्तोक में पैदा हुआ और वही जिंदगी बिताई। इस युद्ध के 5 साल बाद अब मेरे पास सिर्फ यूक्रेन सरकार से अपील करने का विकल्प है कि वे आकर मेरे देश को आजाद कराएं। मैं उन सभी से अनुरोध और आग्रह करता हूं जो खुद को रूस का देशभक्त मानते हैं कि वे यूक्रेन सरकार से अपील करें। उन सभी से जो रूस को इस घिनौने शासन से आजाद कराने में मदद कर सकते हैं, घृणित आपराधिक शासन से जो सत्ता पर काबिज हो गया और पिछले 25 वर्षों से उसे पकड़े हुए है। मुझे नहीं पता अब भी कुछ लोग इतने जिद्दी हैं कि नहीं समझते। समझ लीजिए कि ये शासन कभी भी खुद से सत्ता नहीं छोड़ेगा। पुतिन को देखिए, इतनी सत्ता रखने के बावजूद डर के मारे उससे चिपके रहने वाले आदमी से ज्यादा कायर, घृणित और दयनीय कोई नहीं। हाँ, वो इसे अपनी मर्जी से नहीं छोड़ेगा। तो कृपया हर कोई जो ये छोटी पुस्तिका अपने पास रखता है, आइए हम सब एकजुट हों। कम से कम बोले तो सही। आइए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब करें जो हमारे वश में है। यही असली देशभक्ति है। पिछले 3 सालों से मैं पैसे दान कर रहा हूं। अब एक बड़ा कारण कि इतने सारे रूसी इतने दुखी क्यों हैं, वो है रूस के अंदर की आंतरिक स्थिति जो बहुत ही ज्यादा समस्याग्रस्त होती जा रही है। यूक्रेन ने रिफाइनरियों पर अपने हमलों को बिल्कुल भी धीमा नहीं किया है, यानी उन्होंने रूस की कमाई के मुख्य स्रोत पर लगातार हमला किया है, जिससे रूस को अधिकतर आमदनी होती है। हाल ही में यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है और मैं इस पर जल्दी से बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो हाल ही में हुआ है और जो विश्व समाचार बन गया है। हर कोई फ्रंट लाइन पर ध्यान दे रहा है और देख रहा है कि रूसी सैनिक क्या कर रहे हैं। ये क्लिप वाकई घिनौनी है, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इसे देखना नहीं चाहते तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा आगे बढ़ जाएं। यहाँ एक रूसी सैनिक है जो FPV ड्रोन से यूक्रेनी नागरिकों का शिकार कर रहा है। इस क्लिप को देखें, फिर मैं बताऊंगा कि यह स्थिति क्यों भयानक है।
हम अंत नहीं दिखा सकते, लेकिन आखिरी में ड्रोन उस आदमी से टकराकर फट जाता है। एक धमाके में वो आदमी बच जाता है। उसे चोट लगती है पर वो ठीक है और इंटरव्यू दे रहा है क्योंकि वो उन कुछ खुशनसीब लोगों में से है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सिर्फ एक आम नागरिक है। वो अपनी वैन से सब्जियां और फल बेचता है। वो कोई सैनिक नहीं है। इसके बावजूद रूसी एफपीवी ड्रोन उसे निशाना बना रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह बेहद घिनौना है, क्योंकि एफपीवी ड्रोन वे बड़े ड्रोन नहीं हैं जिन्हें हम कीव या रूसी रिफाइनरियों पर हमला करते देखते हैं। इन ड्रोन में दूसरी तरफ एक व्यक्ति चश्मा पहनकर बैठा होता है और वह सब कुछ देख सकता है जो ड्रोन देख रहा है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति, वह रूसी सैनिक, उसने तय किया कि वह नागरिक के पीछे जाएगा और मारने से पहले उसके साथ खिलवाड़ करेगा। मुझे लगता है सैनिक चाहता था कि वह आदमी न बचे, लेकिन वह बच गया। रूस कई सालों से फ्रंटलाइन शहरों में यह रणनीति अपना रहा है जिसे ह्यूमन सफारी कहते हैं, जहां रूसी सैनिक यूक्रेनी नागरिकों का शिकार करते हैं और फिर वे अपने कारनामों के वीडियो क्लिप्स रूसी टेलीग्राम चैनलों पर पोस्ट कर रहे हैं और जो वे कर रहे हैं उसका जश्न मना रहे हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा दुनिया के किसी और शहर में हो रहा होता, सोचिए अगर ये यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा होता, लोग इसे आतंकवाद कहते। ये यूक्रेन में हर हफ्ते, शायद रोज हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, इस क्लिप को रूस जितना चाहता था उससे कहीं ज्यादा ध्यान मिला है। इसी कारण दुनिया जान रही है कि क्या हो रहा है और यूक्रेनी नागरिक, खासकर मोर्चे पर रहने वाले, कैसे है, वास्तव में जी रहे हैं। उन्हें हर दिन बस जिंदा रहना है, क्योंकि रूसी मानो उनका शिकार करने पर तुले हुए हैं। और यही वजह है कि हम जो करते हैं वो करते हैं। हम जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि हम, आप जानते हैं, इस युद्ध की सच्चाई के बारे में और लोगों को जानकारी दे सके। तो अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद करें। इस वीडियो को शेयर करने से बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम रूसी प्रोपागेंडा और मुख्य धारा मीडिया की झूठी तस्वीर को दबा सकते हैं। हाल ही में हमने बेसिक्स इनसाइडर नाम से अपनी मेंबरशिप भी शुरू की है। आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके या बेसिक्स इनसाइडर पर जाकर, हमारे पैट्रियन पर जाकर या जहां भी चाहे जुड़ सकते हैं। अब हमें सपोर्ट करने के बदले में आपको वाकई कुछ कीमती मिलता है। हर दिन हम एक्सक्लूसिव वीडियोस अपलोड करते हैं जो कभी भी यहाँ यूट्यूब पर नहीं आते। हम उन कहानियों में और गहराई से जाते हैं जिन्हें हम यहाँ कवर कर रहे हैं, उन डिटेल्स में जो उन वीडियो में फिट नहीं हो पाती। और सबसे अच्छी बात जो मेरी खुद की पसंदीदा है वो ये है कि हम अनुभवी दिग्गजों को बुलाते हैं जो फ्रंट लाइन पर क्या हो रहा है उसे विस्तार से समझाते हैं, जो फुटेज में ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें आप और मैं, आम नागरिक, कभी नहीं पकड़ सकते। ये हमारा बिना सेंसर किया गया विस्तृत कवरेज है उन लोगों के लिए जो इस संघर्ष को सिर्फ हेडलाइंस से आगे समझना चाहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक का इस्तेमाल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हमें और भी ज्यादा वीडियो बनाने में मदद मिलती है। अब चलिए उस चार्ट के बारे में बात करते हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। ये रूस की रिफाइनिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है। हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। बस कल सुबह ही रात भर चले यूक्रेनी हमले में रूस की सुजान ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जो रूस के भीतर लगभग 900 किलोमीटर यानी करीब 550 मील अंदर है। ये देश की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में है और हर साल करीब 70 लाख टन कच्चा तेल प्रोसेस करती है। सबसे जरूरी बात यही है, तस्वीरें देखें। रिफाइनरी बहुत बड़ी है, लेकिन यूक्रेन उन्हीं हिस्सों को निशाना बना रहा है जिनसे रूस के लिए इसे दोबारा शुरू करना मुश्किल हो जाता है। अब मैं वह संकेत स्पष्ट कर सकता हूं जिसकी ओर पहले इशारा किया था। हम जानते हैं कि यूक्रेन यह कैसे कर रहा है और हमारे पास नई जानकारियां हैं। देखिए, ये रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स से है और बताती है कि यूक्रेन ने रूस की ऊर्जा उद्योग पर हमलों की रणनीति बदलकर अब अहम हिस्सों को निशाना बनाना शुरू किया है। ये ऐसे काम करता है, मिशन शुरू होने और ड्रोन उड़ान से पहले ऑपरेटर अपनी योजना बनाते हैं। जैसे सेना तय करती है कि रूसी वायु रक्षा को कैसे चकमा देंगे, कौन सा रास्ता लेंगे, और आप जानते हैं वे बाकी सब चीज़ें कैसे करेंगे। लेकिन उसके बाद वे तकनीकी इंजीनियरों से मिलते हैं, यानी तेल इंजीनियरों से, जिन्हें इन रिफाइनरियों और उनके संचालन के बारे में जानकारी होती है। इंजीनियर ऑपरेटरों को प्राथमिकता सूची देते हैं जिसमें तस्वीरें होती हैं। ये सूचियां खास रिफाइनरियों के लिए बनाई जाती हैं जिन्हें ड्रोन ऑपरेटर निशाना बनाते हैं। और ये प्राथमिकता सूची मूल रूप से यह बताती है कि देखो, यह जो पाइपलाइन है ये प्राथमिकता 1 है, तो अगर आप पाइपलाइन को निशाना बना सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन अगर आप उसे निशाना नहीं बना सकते तो इस चिमनी को निशाना बनाएं, यह प्राथमिकता 2 है, या इस उपकरण के जोड़ को, जो भी आप सोच सकते हैं। ये तेल इंजीनियर सचमुच उन्हें बता रहे हैं, उन्हें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उन्हें क्या निशाना बनाना है, क्योंकि उनके ज्ञान और फील्ड के अनुभव से उन्हें पता है कि अगर वे रिफाइनरी का यह हिस्सा नष्ट करें तो असर ज्यादा होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैन्य योजनाकार इसे सुनियोजित युद्ध नीति कह रहे हैं। वे रूस की ऊर्जा अवसंरचना को एक आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क मानते हैं, न कि केवल अलग अलग लक्ष्यों के रूप में। इसका मतलब है कि वे सिस्टम में ऐसे बिंदु खोजने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पर हमला कर रहे हैं ताकि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़े, यानी सबसे ज्यादा अराजकता फैले। तो वे पुतिन की पूरी युद्ध मशीन को देख रहे हैं, पूरी उस मशीन को जो उन्हें पैसा दे रही है ताकि वे युद्ध को लगातार फंड कर सके। फिर वे उन हिस्सों को खोजते हैं जिन्हें तोड़ने पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है और फिर वे उसी हिस्से को निशाना बनाते हैं। और जाहिर है जो दूसरी चीज वे कर रहे हैं वो ये है कि जैसे ही वे किसी चीज पर हमला करते हैं, रूस उसे जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करता है। वे वापस जाते हैं और मरम्मत पूरी होने से ठीक पहले फिर से उस पर हमला करते हैं। इस तरह वह सुविधा कभी भी फिर से काम शुरू नहीं कर पाती, या वे इसे जितना संभव हो उतना देर तक टाल सकते हैं। इस इंटरव्यू में यूक्रेनी सेना अमेरिकी और फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों को श्रेय देती है, जिन्होंने यूक्रेन को सिस्टम में हमला करने की जगह पता करने में मदद की। कैसे महत्वपूर्ण घटकों और ऐसी चीजों को ढूंढा जाए, तो एक अमेरिकी के तौर पर यह निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक रहा है और ये वह चीज है जिसे यूक्रेन ने लागू किया है और जिसका यूक्रेनी मोर्चे पर बहुत बड़ा फायदा मिला है। और निश्चित रूप से बिल्कुल अंत में हमारे पास ड्रोन ऑपरेटर है जो खुलेआम कह रहे हैं कि यह अभियान यहाँ से केवल और अधिक तीव्र होने वाला है। तो रूस को तैयार रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं वे तैयार होंगे या नहीं, क्योंकि वे पहले से ही मुश्किल में हैं। इस चार्ट में रूस का रिफाइनिंग उत्पादन गिरता दिख रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। इसे देखने के बाद कुछ लोगों को डेजावू जैसा लग सकता है, जैसे आपने ये पहले देखा है। सही भी है, ये चार्ट चैनल पर पहले दिखा है, लेकिन तब हमारे पास जून और जुलाई का डेटा नहीं था, सिर्फ मई तक का था। सिर्फ मई तक के डेटा से दिखता है कि इस साल रूस का रिफाइनिंग उत्पादन काफी प्रभावित हुआ है। जून में गिरावट और दिखती है। जून पुतिन के लिए सबसे खराब महीना रहा। जुलाई के हमलों के बाद रिफाइनिंग उत्पादन 23 साल के सबसे निचले स्तर पर है। 2002 के बाद रूस ने इतनी कम कच्चे तेल की रिफाइनिंग नहीं की। पुतिन ने देश को वही ला दिया जहां वे पहली बार सत्ता में आए थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, वो रूस को सच में पीछे ले जा रहे हैं। और सोचिए, ये और भी बुरा होगा। मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूँ। पहले हमारे पास एक रूसी युद्ध ब्लॉगर का संदेश है जो हालात के बदलने की बात कर रहा है। इस संदेश में व्यक्ति कहता है कि 2023 में वह देखता था रूसियों ने यूक्रेन में क्या तबाही की है, और अब 2026 में वह उठकर देखता है कि यूक्रेनियों ने रूस के अंदर क्या तबाह किया है। तो ये बात है ना, कैसे हालात बदल गए हैं। यह है हालात पलटने की बड़ी तस्वीर। माजार, यूक्रेनी ड्रोन यूनिट प्रमुख, रिपोर्ट करते हैं कि ऑपरेशन क्राइमियन स्विच में उनकी यूनिट्स ने 72 घंटों में 13 ऊर्जा केंद्रों पर हमला किया। 1 जुलाई से 2 अगस्त तक, यानी लगभग 32 दिनों में उनकी यूनिट्स ने कब्जे वाले दक्षिणी यूक्रेन में 177 ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया है, जिनमें पावर प्लांट्स और सबस्टेशंस भी शामिल हैं। यानी लगभग 32 दिनों में उन्होंने 177 ठिकानों पर हमला किया। अगर मैं दिमाग में गणित ठीक से करूं तो ये लगभग 6 ठिकाने प्रतिदिन होते हैं। और निश्चित रूप से ये गति और तेज होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन बहुत तेजी से नवाचार कर रहा है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया, यूक्रेन 2026 के लिए रोज 2 नए ड्रोन डिजाइन मंजूर कर रहा है। ये पूरा साल हर दिन 2 नए डिजाइन मंजूर किए जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि हर एक ड्रोन फ्रंट लाइन तक पहुंचे, लेकिन ये एक फनल की तरह है ना। जितना ज्यादा वे टेस्ट करेंगे उतने ही ज्यादा सफल डिजाइन होंगे जो रूस को वहीं चोट पहुंचाएंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। सोचिए, यूक्रेन के पास शायद ऐसा डिजाइन हो जिससे रूसी बहुत डरते हैं। मैं इसे इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि रूसी ब्लॉगर और प्रचारक इससे घबराए हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्या है। आज रूस के सैन्य ब्लॉगरों में घबराहट है क्योंकि यूक्रेन के स्वदेशी त्रिदया रोबोटिक्स के हाई स्पीड ड्रोन रूसी ठिकानों को निशाना बनाते देखे जाने की पुष्टि हुई है। इस ड्रोन की गति 650 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और यह 200 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। इन ड्रोन को गिराना मुश्किल है, इनकी रेंज ज्यादा है और ये रूसी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यह ड्रोन द्वितीय विश्व युद्ध के मस्टैंग फाइटर जेट जितना तेज है। ऐसे ड्रोन को गिराना लगभग नामुमकिन है। हेलीकॉप्टर या हल्का विमान भी इंटरसेप्टर की तरह बेकार होंगे। अब देखते हैं क्या हमें जल्द ही इनमें से किसी ड्रोन की कार्रवाई का वीडियो मिल सकता है। मुझे याद है कि करीब 1.5-2 साल पहले मैंने फ्लेमिंगो के बारे में बात की थी, जब यूक्रेन इन मिसाइलों को प्रदर्शनियों में दिखाता था या इनके उत्पादन और विकास की बात करता था, और हम इसे कवर करते थे क्योंकि ये यूक्रेन द्वारा बनाई जा रही सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइलों में से एक होती। और सोचिए, क्या इस साल मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने इसे देखा है। मैंने आपको इस चैनल पर भी दिखाया है। अब फ्लेमिंगो रूस के अंदर उड़ रही है और हम देख रहे हैं कि रूसी निवासी बस मिसाइलों को फिल्मा रहे हैं, उनके गुजरने का वीडियो बना रहे हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं।
तो हम अपनी आंखों के सामने बनी किसी चीज को देख सकते हैं और अब हम इसे युद्ध के मैदान में देख रहे हैं और इसका इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। तो यह काफी दिलचस्प है। शायद दिलचस्प सही शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी यह काफी दिलचस्प है। अब जाहिर है कि मिसाइलों की बात करें तो यूक्रेन को रूस की बराबरी करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। रूस के पास बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और जाहिर है कि वे हर महीने और भी ज्यादा मिसाइलें बना रहे हैं। लेकिन यूक्रेनियन लोग धीरे धीरे बराबरी कर रहे हैं, वे तरक्की कर रहे हैं और उनकी यह तरक्की रूसी मीडिया को, खासकर क्रेमलिन टीवी को परेशान कर रही है। इस क्लिप को देखिए। हमारा समाज यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को बैलिस्टिक मिसाइलें दिए जाने या उनका यूक्रेन में ही जोड़ा जाना, इस संभावना को लेकर इतना चिंतित क्यों है? वजह यह है कि इससे युद्ध की प्रकृति बुनियादी तौर पर बदल जाएगी। ये इसे बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर ज्यादातर हवाई हमले मुख्य रूप से बिना पायलट वाले ड्रोन से किए जा रहे हैं। इनका सामना एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल सिस्टम से हो सकता है। छोटी कैलिबर की एंटी एयरक्राफ्ट तोपें और इंटरसेप्टर ड्रोन, इन्हें अटैक हेलीकॉप्टर भी मार गिरा सकते हैं। कई बार एक ही अटैक हेलीकॉप्टर एक मिशन में दर्जनों ड्रोन गिरा सकता है। क्रूज मिसाइलें अलग मामला है। स्टॉर्म शैडो या उदाहरण के लिए स्कैल्प पूरी तरह अलग तरह के हथियार हैं। इंटरसेप्टर ड्रोन से इन्हें मारना संभव नहीं। इसे छोटे कैलिबर की एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी से नहीं गिराया जा सकता, केवल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ही गिरा सकता है। बाकी सब चमत्कार के भरोसे है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलें देने के बाद रेड लाइन तय करनी चाहिए थी। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें और भी ज्यादा गंभीर किस्म के हथियार हैं, क्योंकि ये युद्ध की प्रकृति को बुनियादी रूप से बदल देती हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौतियां बनाती हैं। अब आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए बस इतना ही है। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये वाकई में हमारी मदद करता है। हम यहाँ हफ्ते में 2 बार, कभी कभी 3 बार वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप और कंटेंट देखना चाहते हैं तो हम अपने बेसिक्स इनसाइडर मेंबरशिप पर हर दिन एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप अभी मेंबर बन सकते हैं और उन एक्सक्लूसिव वीडियोस तक पहुंच सकते हैं जो हम रोजाना डाल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके basicsinsider.com पर जाकर या हमारे पेट्रियन या सबस्टैक पर जाकर मेंबर बन सकते हैं। सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपका समर्थन हमें और भी वीडियो बनाते रहने और नई चीजें आजमाने में सक्षम बनाता है, ताकि हम आपके लिए दिलचस्प कहानियां ला सकें। तो आपके पूरे समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।